नमस्कार, आज का मुद्दा आप देख रहे हैं और आतंकवाद पर वोट की चोट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और बता दें बड़ा परिणाम आज आने वाला है। डीडीसी के चुनाव का रिजल्ट आज आने वाला है, महत्वपूर्ण है ये। डीडीसी चुनाव की मतगणना जो है वो इस वक्त देखिए शुरू हो चुकी है। 9 बजे ये वोटों की गिनती शुरू हो चुकी थी और फिलहाल शुरुआती रुझान आने भी अब शुरू हो गए हैं। 280 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी ने 80 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और बाकी जगहों पर निर्दलियों को सपोर्ट किया है। वोटों की गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है और जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं उसमें फिलहाल गुपकार गठबंधन को मामूली बढ़त मिलती नजर आ रही है। 8 चरणों में दरअसल ये वोट डाले गए थे और फिलहाल शाम तक ये जानकारी मिल रही है कि नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर से ये मतदान हुआ था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है। और अगर सभी चरणों को मिला दे तो 51% मतदान हुआ था और ये बताया जा रहा है बढ़ चढ़ के लोग इसमें शामिल हुए थे। बैलेट पेपर से मतदान होने की वजह से देर हो सकती है, शाम तक रिजल्ट जो है वो आ सकते हैं। लेकिन रुझान क्या कह रहे हैं जरा देखिए। बीजेपी यहां पर 6 पर आगे, गुपकार यहां 10 पर आगे, कांग्रेस 2 और जेकेपी और अन्य के खाते में 2 और 4 बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और गुपकार गठबंधन देखिए मामूली बढ़त यहां पर नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, गुपकार गठबंधन 10 सीट पर आगे। गुपकार गठबंधन 10 सीट पर आगे। हालांकि बीजेपी 6 सीटों पर इस वक्त आगे है, निर्दलीय 3 सीटों पर आगे हैं और अभी फिलहाल गुपकार गठबंधन को बढ़त मिलती फिलहाल रुझानों में नजर आ रही है। लेकिन जो इसके परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है वो बताया जा रहा है देर शाम तक आ सकता है, क्योंकि 51% देखिए सभी चरणों को मिला दे तो मतदान हुआ और इसी के साथ साथ बैलेट पेपर से मतदान हुआ था, जिसकी वजह से लेट हो सकता है, शाम तक क्लियर हो सकती है तस्वीर। लेकिन रुझान जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं? शुरुआती रुझान ये कह रहे हैं कि गुपकार गठबंधन जो है, क्योंकि पूरी लड़ाई बीजेपी वर्सेस विपक्ष था और यहां गुपकार गठबंधन को फिलहाल बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी थी। 370 के हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव। जम्मू के ही एक काउंटिंग सेंटर पर कैसी तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा ने। धारा 370 को सप्रेस करने के बाद, हटाए जाने के बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और यहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के तगड़े इंतजामात हैं। जो भी व्यक्ति काउंटिंग सेंटर के अंदर आ रहा है उसकी पहले यहां पर जांच की जाती है, आईडी कार्ड चेक किया जाता है और उसके बाद उनको अंदर दाखिल होने दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि काउंटिंग सेंटर में कोई भी जो भी काउंटिंग एजेंट्स हैं या बाकी लोग हैं उनके मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, तो उसके लिए भी खास इंतजाम यहां पर किया गया है कि किस तरीके से जो भी लोग यहां पर आते हैं उनके मोबाइल फोन्स को यहां पर जमा करा लिया जाता है अगर वो लेकर के आते हैं। और ये एक प्रॉपर उसके लिए सिस्टम बनाया हुआ है यहां पर कि जो भी लोग अगर अपना मोबाइल लेकर के यहां पर पहुंचते हैं तो बाकायदा स्लिप पर उनका नाम नंबर लगा करके, ये आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से फोन पैक करके रख दिया जाता है और उनको एक टोकन दे दिया जाता है। तो जब भी वो वापस लौटेंगे काउंटिंग सेंटर के अंदर से तो वो जमा कर दें, वो अपना मोबाइल फोन यहां से वापस ले सकते हैं। और इधर आप देखिए कि किस तरह से जो भी काउंटिंग के लिए अंदर गए काउंटिंग एजेंट्स, उन सब के मोबाइल फोन यहां पर जमा किए गए। तो खास इंतजाम सुरक्षा के और खास इंतजाम इस बात के लिए भी कि मोबाइल फोन्स काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जाएंगे। इस बार अगर आप देखें तो मतपत्र हैं तमाम, उनके द्वारा यहां पर वोटिंग हुई, अच्छी वोटिंग हुई और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्योंकि धारा 370 के हटने के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जबरदस्त तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छी पोलिंग हुई और आज उसके नतीजे का दिन जिसका सबको इंतजार था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि कोई भी पार्टी जीते कोई भी पार्टी हारे लेकिन डेमोक्रेसी आज जीत रही है जिस तरीके से आज यहां पर काउंटिंग हो रही है डीडीसी चुनावों की। तो कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। जम्मू से पवन शर्मा हमारे सहयोगी, श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, जम्मू से अनुराग ढांडा भी हमारे साथ मौजूद है और अब पीडीपी से नजमू साकिब हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले अनुराग का रुख कर लेते हैं, उनके पास कोई अपडेट है? अनुराग।
देखिए बिल्कुल मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां से कि किस तरह का उत्साह यहां पर है, न सिर्फ वोटर्स में था बल्कि जो कैंडिडेट्स हैं उनमें भी है। आपने जिस तरीके से हम नंबर्स में देख रहे हैं, गुपकार और बीजेपी के बीच में मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन हमारे साथ दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर मौजूद हैं जिनका भी काफी अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बॉडीज हैं और अगर दो तीन इंडिपेंडेंट भी एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो बहुत अहम रोल होगा चेयरमैन बनाने में। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? मैंने देखा कि इंडिपेंडेंट्स की भरमार है इस बार, बहुत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी भरे थे पर्चे। तो क्या उम्मीद आप लोगों को लग रही है अपनी? मैं तरनजीत सिंह टोनी हूँ। मैं सुचेतगढ़ से कंटेस्ट कर रहा हूँ एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये भूषण लाल डोगरा जी हैं। लेकिन आप सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए, मतलब कि क्या उम्मीद पूरी थी आप लोगों को? उत्साह था? सुबह सुबह आप काउंटिंग सेंटर पे पहुंच गए? जाहिर है इसमें सीधी सीधी हमारे बीजेपी से टक्कर है और हमारे लोगों में उत्साह है और रब ने चाहा तो हम विद कंफर्टेबल मार्जिन, विद हैंड्स डाउन विक्ट्री लेंगे यहाँ से। आप उम्मीद के साथ आए हैं, ये कह रहे हैं कि रब ने चाहा तो आज यहाँ पर विक्ट्री लेके जाएंगे। आपको भी बहुत उम्मीद है क्योंकि मुकाबला अभी तो गुपकार में और बीजेपी में नजर आ रहा है। आप लोगों को भी अपनी उम्मीद? मैं भूषण डोगरा ब्लॉक आरसपुरा से, तेजिंदर सिंह टोनी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखिए ये जो तमाम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी यहाँ पर हैं, उनको अपनी जीत की पूरी उम्मीद यहाँ पर है और इसलिए सुबह सुबह काउंटिंग सेंटर पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। हालांकि फिलहाल मुकाबला गुपकार और बीजेपी में नजर आ रहा है, लेकिन कई अदर्स भी हैं, कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, नजमुल साकिब का रुख कर लेते हैं। पीडीपी से हमारे साथ हैं नजमुल साकिब जी। शुरुआती रुझान जरूर है और शुरुआती खुशी भी, गुपकार गठबंधन 10 पे आगे चलती दिख रही है। देखिए, बहुत खुशाइन बात है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया और इस मिशन पे अपना स्टैंप डाला है। जो बीजेडी जो अलायंस जो हमारा मिशन था, देखिए हम डेमोक्रेसी में भरोसा करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा करने वाले हैं। बीजेपी ने 70 साल ये बोला कि जी हम आर्टिकल 370 हटाएंगे और जब उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया अगस्त 5 को, तो उन्होंने लोगों से बोला जी देखिए ये हमारा अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो था तो हमने कर दिया, ये लोगों ने हमें इसके लिए वोट दे दिया। तो आज जो हमने वो लोगों को बोला कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, वो लोगों ने हमें वोट दे दिया। ये सिंपल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक छोटा सा एक रेफरेंडम था। देखिए इन्होंने अगर डिमोनेटाइजेशन किया, इन्होंने व्यापारियों को जी बोला कि आपके लिए अच्छा है, जीएसटी किया, बोला जी आपके लिए अच्छा है। अब व्यापारी बेचारा, उसके पास कोई तो बैरोमीटर है नहीं वो बताने के लिए कि मेरे लिए ठीक है कि नहीं। देखिए आप एक एम्प्लॉई हैं अपनी कंपनी में, अगर कंपनी आपके लिए कोई पॉलिसी अडॉप्ट करे जो कंपनी बोलेंगी कि आपके लिए अच्छी है, बट आप बोलोगे कि हमारे लिए अच्छा है ही नहीं, तो वैसे ही कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग बोल रहे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, हर जगह यही बोल रहे हैं। तो फिर खुश कौन है? तो आज ये जो झूठ का जो इन्होंने जो इतना बड़ा जो पहाड़ बना के रखा था जम्मू कश्मीर में, यहाँ दूध की जो है नदियां बहेंगी, यहाँ शहद होगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा, और आज उसकी हालत जो है आप जम्मू में देखते हैं। आज अब ये डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन से। देखिए हमें रिजल्ट्स को जो है सेलिब्रेट भी नहीं करने नहीं दे रहे। हमारे लीडर्स को इन्होंने भी डिटेन कर दिया। जम्मू में क्या नाम है इनका, ये परेशान है। तो आज ये सच्चाई का एक आज पूरा डाइवर्ट भी कर रहे हैं माहौल। अभी हमें मतलब कश्मीरी रात रात को हमारे बड़े लीडर्स को जो है उनको अरेस्ट किया जाता है, हमारे पोलिंग बूथ पे कहीं पे पोलिंग। जरा मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी, जल्दी से उनका रिएक्शन भी ले लूं। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, शेष नारायण जी। नहीं, ये जो इसमें अभी अनुराग ढांडा ने बताया कि जो भरमार है निर्दलियों की, तो यही तो होना था कि डेमोक्रेसी में बने जो पार्टियां हैं, बीजेपी है, दूसरा वो जो उन लोगों का जो अलायंस वाले मामले हैं, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उसके बाहर भी अलायंस और गुपकार गैंग के बाहर के लोग, संगठन के बाहर के लोग भी बाकायदा डंके की चोट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही तो कश्मीर में होना था। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में असली खतरा आतंकवादियों का था। और जब फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन जीत के आए थे, मुख्यमंत्री बन के आए थे, अब जब बाई इलेक्शन में लड़े तो बहुत कम परसेंटेज वोट होता था, और यहाँ तो 70% तक, 67% तक, 50% तो कॉमन वोट है। तो ये जो लोगों का इंटरेस्ट है इलेक्टोरल प्रोसेस में, ये बाकायदा जम्मू कश्मीर प्रोसेस की जीत है। और उसमें ये कि किस पार्टी का, ये पार्टी वो करेगी, वो पार्टी वो करेगी, ये प्रोसेस तो जब राजा ने मना किया था, वो तो जिन्ना के साथ जाना चाहता था, हरी सिंह। तो उसके बाद से जब से बाकायदा
भारत में उसका विलय हुआ है, सरदार पटेल ने दस्तखत करवाई है राजा से, तब से आज तक वो सारा का सारा कश्मीर में भारत का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। और ये इलेक्शन जो है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस बात का सबूत है, वरना अब तक होता था दो पार्टियां खड़ी हुई आपस में बांट लेती थी। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, नजमुल साकिब में आ रही हूँ, क्योंकि देखिए इस बीच बीजेपी से नुपुर रवि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिफत का जल्दी से रुख कर लेते हैं, श्रीनगर में अपडेट लेकर नुपुर में आ रही हूँ आपके पास। रिफत। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस वक्त रिजल्ट सामने आ रहे हैं और काउंटिंग लगातार जारी है, अलग अलग जगहों पे काउंटिंग हो रही है सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन जिस तरीके से नजमुल साकिब कह रहे थे कि उन्होंने लोगों से ये कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट दें या 370 और 35A को वापस लाने के लिए वोट दें। अगर गुपकार डिक्लेरेशन के लोग जीते हैं तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल भी हैं उस हवाले से, क्योंकि 370 और 35A पे इस पे राजनीति हुई और बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की कि यहाँ से खासतौर से कश्मीर से वो उनको कुछ सीट्स मिले। अब देखना होगा कि क्या उनको कश्मीर से कुछ सीट्स मिलेंगी, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि कांग्रेस से उनका नंबर बेटर होगा, यानी वोट शेयर उनका बेटर होगा। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि फिर बीजेपी ने अपने पांव जमाए हैं और कांग्रेस जो है वो जो है यहां से उनका भी पत्ता उखड़ता जा रहा है, ये कहा जा सकता है। अभी हालांकि कह पाना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों ने अनंतनाग में बीजेपी को बढ़त, बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। रिफत में रोक रही हूं आपको, इसी बीच देखिए बड़ी खबर, आतंक प्रभावित है अनंतनाग और यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलनी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखती है। बीजेपी 3 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अनंतनाग से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये कि आतंक प्रभावित है अनंतनाग और वहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पवन। बिल्कुल, देखिए इस समय अगर हम बात करें तो जो पवन, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, आप रहिए जरा साथ। नुपुर हमारे साथ है। नुपुर, देखिए बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस से अच्छा परफॉर्म बीजेपी करेगी, तो क्या सिर्फ बीजेपी इस बात से खुश है या फिर जो फिलहाल अभी जो रुझान दिख रहे हैं उसको देखकर क्या सोच रही है बीजेपी की? क्या कोई और रणनीति होनी चाहिए अभी फिलहाल? ये तो शुरुआती रुझान है। देखिए कश्मीर वैली की अगर आपको मैं सच्चाई बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में लगभग 1.5% और करीबन 2019 के अंदर करीबन 3.25% ये हमारे रुझान रहते थे वहां पे कश्मीर वैली के अंदर। लेकिन अगर आपको एक बात मैं बताऊं तो जो टिपिकल ऐसे एरियाज थे जैसे अनंतनाग हो गया, जैसे आपका श्रीनगर हो गया, जहां पे हम लोगों को एक तरीके से आतंकवाद का इतना डर रहता था कि वहां पे वोटर टर्नआउट अच्छा नहीं होता था, तो वहां पे इस बारी 2018 के पंचायत चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से कहीं ज्यादा बेहतर वोटर टर्नआउट हुआ है। देखिए रिजल्ट जिसके भी आए, मैं इतना जानती हूँ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है और जनता जनार्दन की इच्छा सराखों पर, लेकिन ये जो वोटर टर्नआउट इस बार ज्यादा आया है, चाहे लोकसभा में से हो चाहे वो पंचायत चुनाव से, उससे एक बात तो साफ हो गई कि जो गुपकर अलायंस का जो पूरा नैरेटिव और एजेंडा था कि हम तिरंगे को नहीं मानते, हम देश के संविधान को नहीं मानते, और शुरुआती दौर में तो आपको ध्यान होगा 370 को, धारा 370 को जब एक उसको बिल्कुल कमजोर करार कर दिया गया और वो जो 2 बिल बाइफर्केशन के पारित किए गए हैं सांसद के अंदर, तो आपको ध्यान होगा इन सब तमाम पार्टियों जो गुपकर अलायंस के अंदर उनके क्या क्या उनकी टिप्पणियां थी कि हम चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं ले जाएंगे, हम तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक धारा 370 दोबारा से उसको इतना ताकतवर नहीं बनाया जाता, वापस से उसको संविधान के अंदर उसकी जगह नहीं दी जाती। सबको ये बयान याद है, लेकिन क्या हुआ? आपने चुनाव भी लड़े, आपके बहुत कोशिशों के बावजूद आपको ध्यान होगा किस तरीके से चुनाव के दौरान पुलवामा में और किस तरीके से अटैक्स हुए, सिविलियंस के ऊपर अटैक हुए हैं, हमारे जवानों के ऊपर अटैक हुए हैं, किस तरीके से आपने बहुत उल्टे सीधे बयान दिए, आपने कोशिश करी कि लोग ना आए बाहर, फिर भी लोग आए बाहर ज्यादा वोट करने। तो ये तो एक डेमोक्रेसी की, ये लोकतंत्र की जीत है और मैं तो इसी पे आज बहुत प्रसन्न हूँ कि कम से कम लोगों ने बाहर निकल के वोट दिया और वो जग जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से वोट दिया। ठीक है नजमुल साकिब जी बोलिए। या तो हमारे मुल्क को एक सिलेक्टिव एमनीजिया हुआ है, या तो हम झूठ में इतने फंसे हैं कि और कुछ हमें मतलब समझ नहीं आता है। क्या ये लोग जो आपकी जो पैनलिस्ट हैं, आर दे इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर और दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट कश्मीर? डोंट दे नो अबाउट 2005 परसेंटेज इन यूएलबी पोल्स जो पंचायत हमारे
अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन हो गई, 74% पोलिंग थी हमारी। 2014 के जो पंचायत हो गए, कितनी परसेंटेज थी हमारी? ये क्या झूठ बोल रहे हैं पोलिंग परसेंटेज आज हुई है पार्लियामेंट के साथ कंपेयर? पंचायत को तो पंचायत के साथ कंपेयर करना है। अब पंचायत को 2014 से कंपेयर करिए। अगर इनका जो पंचायत जो गवर्नर राज में इन्होंने किया 2018 के साथ, उसके साथ करिए जब हमने बाइकआउट किया, 4% वोटिंग थी आपकी। तो आज हमने पार्टिसिपेट किया, 70% पोलिंग है आपकी। ये क्या इल इन्फॉर्म्ड पैनलिस्ट? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, एंकर्स को, जैसे पैनलिस्ट को लाते हैं जिनको पता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, अपनी बात रखिए। सेकंड पॉइंट, लेट मी कम टू द पॉइंट। वेट, आप जो झूठ बोल रहे हैं, आपने हर एक को ये हर जगह आपने मुल्क में झूठ फैलाया है। देखिए, ये आप बीजेपी जो है, आप समझिए इनकी जो प्रॉब्लम क्या है। इनको लगा था जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्टोरल प्लेस में, जो आज वैक्यूम इन्होंने बनाया था, जो एक टाइप का जो उन्हें मार्शल लॉ। मैं आपको रोक रही हूं, बड़ी खबर देखिए इस वक्त में पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। आपको बता दें बड़ी खबर, मनकोट सेक्टर में फायरिंग हुई है। पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है, दरअसल इसी की बानगी दिखारा, चुनाव से बौखलाया पाकिस्तान पुंछ में सीजफायर तोड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। हालांकि हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पवन और अपडेट के साथ। पवन, पवन आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाकिस्तान से जो आ रही थी, किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। और इस बीच जरा रुझानों पर नजर डाल लीजिए। रुझान क्या कह रहे हैं? रुझान ये फिलहाल दिखा रहे हैं कि गुपकार गठबंधन लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। 11 पे, बीजेपी 8 पर। शेष नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। शेष नारायण जी, देखिए बीजेपी ने पूरा दमखम दिखाया था, 400 से ज्यादा कार्यक्रम यहां पर हुए थे, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हालांकि क्या आपको लगता है बीजेपी की प्राथमिकता होगी कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर यहां पर आ जाए, या गुपकार मोर्चे को हराना है? नहीं, गुपकार मोर्चे को हराना फिलहाल मुझे लगता है अगर बीजेपी ने वो एजेंडा बनाया है तो थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस बनाया है। वो तो, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा वोट तो आना है। कांग्रेस जो है अब हर जगह पिछड़ती जा रही है। वहां गुपकार में एक हिस्सा है उसका, 7-8 पार्टियों में एक है वो, तो उनसे ज्यादा तो आना ही आना है। इसमें क्या बड़ा अचीवमेंट है? लेकिन वो बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में कम से कम मैं नहीं पढ़ने जा रहा। कश्मीर में जो पीपुल ऑफ इंडिया है, पीपुल ऑफ कश्मीर है, उनका जो पार्टिसिपेशन है चुनाव में, वो ये बात बता रहा है कि ये वो बड़े पैमाने पर उसमें शामिल हो रहे हैं। और उनको यूनियन ऑफ इंडिया जो है, जो सरदार पटेल की जो विरासत है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए कश्मीरी आज भी उसी दमखम से जुड़ा है जैसा कि वो 1947 में जुड़ा था, जबकि राजा से कश्मीर पर दस्तखत कराई गई। और वो आज तक चल रहा है। बीच में कभी शेख को जेल हो गई, कभी शेख बाहर आ गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी होम मिनिस्टर की बेटी को उन्होंने अपहरण कर लिया, तमाम चीजें हुई हैं बीच। लेकिन सबसे बाद आज जहां 370 पार्ट 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, 369 से 375 तक सारी वो टेम्पररी प्रोविजंस। ठीक है शेष नारायण जी, माफ कीजिए मैं रोक रही हूँ। अनुराग के पास कोई अपडेट लिख रहा है। अनुराग, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं, बिल्कुल जो यहाँ काउंटिंग सेंटर के अंदर किस तरीके से काउंटिंग चल रही है। ये तस्वीरें आप सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं कि एक एक करके किस तरीके से बॉक्स लाए जा रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस, और काउंटिंग का पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। अलग अलग टेबल्स पर तमाम जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वो पूरी मुस्तैदी से एक एक बॉक्स को चेक करके किस तरीके से यहाँ पर ला रहे हैं। और फिर उसके बाद वो बीच में देख सकते हैं कि जो एक टब रखा हुआ है उसमें बैलेट पेपर्स है, सारे बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स से निकालकर वहां पर इकट्ठे किए जाते हैं, आपको नजर आएगा। और इस तरीके अलग अलग काउंटर्स पर अलग अलग सीट्स की काउंटिंग चल रही है। ये बिल्कुल हम काउंटिंग हॉल के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा सुरक्षा का इंतजाम है। आप देखिए कि जैसे ही बैलेट बॉक्स अंदर जाता है यहाँ पर ताला लग जाता है। ये यहाँ पर इसके लिए मौजूद है। यहाँ पर देखिए ये ताला लगा हुआ है। और इसी तरीके से कोई भी बैलेट बॉक्स जब अंदर आने के बाद खाली होकर के वापस बाहर जाता है, ये ताला लगने के बाद काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। आप देखिए ऑफिशियल्स अनाउंस करके बताते हैं कि किस सीट का कौन सा बैलेट काउंट हो रहा है। और जो बाहर जो आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, ये सब पोलिंग, ये काउंटिंग एजेंट्स हैं, सब अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स के, जो यहीं से ऑब्जर्व करते हैं कि काउंटिंग का क्या
प्रोसेस चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, इस पर नजर रख सकते हैं। लेकिन जाली के बाहर से ही और अंदर सिर्फ अधिकारी और गणना करने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं। जिस तरीके से ये देखिए, ये तमाम बैलेट्स हैं जो अलग अलग बॉक्सेस में निकाल करके सेग्रीगेट किया जाता है, फिर उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। तो ये पूरा प्रोसेस हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये जो तमाम यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त किए गए हैं। तमाम हर एक हॉल के बाहर आप देखें सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और बिल्कुल बैलेट बॉक्सेस को पूरी सुरक्षा में यहाँ पर लाया जाता है। और ये सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं पुख्ता तौर पर। और अलग अलग हॉल्स में अलग अलग सीटें हैं, उनकी काउंटिंग चल रही है। और एक एक सीट के लिए कई कई टेबल लगाए गए हैं जिन पर की पैरेलल काउंटिंग चल रही है ताकि प्रोसेस जल्दी पूरा हो सके। ठीक है अनुराग, रहिए साथ। देखिए इसी बीच जल्दी से रुझानों पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी 9 पर, गुपकार 11 पर लीड करते हुए, कांग्रेस 2 पर, जेकेपी 3 पर और इसी के साथ अन्य 4 पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे हमारे साथ नुपुर इस वक्त जुड़ी हुई है। नुपुर कुछ कहना चाह रही है? नुपुर देखिए, मैं बहुत इल इन्फॉर्म्ड हूँ। जरा मुझे तब बता दीजिए, नवंबर 2018 में हुए पंचायती चुनाव में आपने क्या कहा था? आपने बॉयकॉट किए थे। पहले फेज में, मेरे सामने न्यूज रिपोर्ट पड़ी है, पहले फेज में 75% वोट टर्न आउट हुआ। दूसरे फेज में नवंबर 20 को जो हुआ 71% वोटर टर्न आउट हुआ। तीसरे फेज में 75% वोटर टर्न आउट हुआ और चौथे फेज में फिर से 71% वोटर टर्न आउट हुआ पंचायत के 2018 के इलेक्शन में। मैं इतनी इन्फॉर्म्ड हूं कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप तो 370 के दोबारा रीइंस्टेटमेंट के बिना आप तो चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, तो कैसे लड़ लिया चुनाव? कैसे एकदम से आप जाग गए नींद से कि नहीं हम ये वाले चुनाव भी लड़ लेंगे, गुपकर अलायंस भी बना लेंगे और तिरंगा की हम इज्जत ही नहीं करते? फिर भी तिरंगा रैली तक हुई है और मुफ्ती जी के घर के बाहर से गई है भारतीय जनता पार्टी की रैली। ठीक है नजमू। ये पहले तो मैं इसमें पढ़ना ही चाहता। दिस ड्यूअल this is very waste of your viewers time. They need an informed debate. I think it's frivolous to have a debate on these petty numbers because you don't have any argument of say. अगर आप कश्मीर डिवीजन की बात करें, जो ये नंबर जो इन्होंने कोट किए हैं, these are obviously from Jammu. If you talk about Anantnag district, if you talk about Pulwama district, if you talk about Shopian district, if you talk about Srinagar district, if you talk about Budgam, Ganderbal, check out the percentage below 10. I don't know where she's getting from. But anyways, moving forward, because we don't want to waste your viewers' time. तो देखिए, आज जम्मू कश्मीर जो है ये क्रिटिकल मरहले पे है। इस मरहले पे दो पॉलिटिकल थॉट्स जो चल रही थी, एक जो बीजेपी बोल रही थी कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक पीएचडी अलायंस जो सामने जो सारा गठबंधन आया था वो ये बोल रहे थे कि जी नहीं, कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को जो 370 आपने हटाया, 35A जो आपने हटाया और आपने जो डाउनग्रेड स्टेट की है हमारी, ये एक्सेप्ट नहीं। आपने देखिए, आप 2 साल से आपने 4G कश्मीर में बंद रखा है, जम्मू में 4G बंद रखा है। आपने जम्मू की जो लैंड है, आप को जिसे कहते हैं ना खोटियों के भाव, आज आप बाकी इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। लोग परेशान हैं वहां पे, कोरोना से ऑलरेडी पीड़ित लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उसके बाद इतने बड़े बड़े नारे दे रहे हैं। आज लोगों ने नजमू एक बात बताइए, ये सारी बातें चुनावी रैलियों में आपने क्यों नहीं रखी? अपनी बातों में आपने क्यों नहीं रखी? वहां पर तो आपके भी कि तिरंगा नहीं लहराएंगे, इस तरीके की बयानबाजी आपने दी। आपकी पार्टियों के नेता बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तिरंगा नहीं फहराएंगे जब तक 370 वापस नहीं आता। तो इस तरीके के बयान क्यों? विकास का एजेंडा आप भी रखते ना सामने, आज आप कह रहे हैं कि वहां विकास नहीं हुआ। देखिए, विकास हुआ है, तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि ये जो झूठ पहले फैलाया 5 अगस्त के दिन विकास नहीं हुआ है, आज ये खुद मानने के लिए तैयार हैं कि विकास हुआ है। अब देखिए एक सेकंड आप दीजिए, आई एम सॉरी टू टेक योर टाइम, आई जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ योर टाइम। अब देखिए डाइकोटमी क्या है? डाइकोटमी ये है कि 5 अगस्त को बोलते कि जम्मू कश्मीर बैकवर्ड है, इन्होंने नुपुर मैं आ रही हूँ, एक सेकंड नजमू मैं आपको रोक दूं। देखिए अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से और सबको मुझे मौका देना है। देखिए अमिताभ जी, जिस तरीके की बातें, विकास का एजेंडा जब काउंटिंग शुरू होती है तो हर पार्टी करती है, लेकिन उससे पहले के एजेंडे कुछ और होते हैं। और यही देखिए नजमू साहब कह रहे हैं कि अब हमारा विकास नहीं हुआ, 4G नहीं चल रहा है, लेकिन चुनावों में मुद्दा कुछ और उठा रहे थे वो। आ रही हूँ नजमू। देखिए नजमू साहब, 2 चीजें साफ। आपने कहा कि वे फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड की बात होनी चाहिए। आपने कहा कि जम्मू में बीजेपी जीत रही है, ठीक है, जम्मू में बीजेपी लगातार जीतती रही है और पिछले 2-3 चुनाव में दिखा चुकी है।
लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाकर देश और दुनिया को दिखाना कि वहाँ की जनता वोट देने बाहर आ रही है। वोटिंग परसेंटेज ने ये साफ कर दिया, चाहे वो गुपकार अलायंस के लिए हो, चाहे जम्मू में बीजेपी के लिए हो। जम्मू और कश्मीर की जनता अब अपने स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और ये वोटिंग परसेंटेज साफ कर रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे गुपकार की जीत हो, फारूक साहब हो, चाहे महबूबा जी हो, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, दिल्ली में सांसद भी रहे हैं, वो जानते हैं हिंदुस्तान का मिजाज क्या होता है, हिंदुस्तान की जनता क्या सोचती है। तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ी जीत तो यही माना जा सकता है कि जनता खुल कर आई है, वोट देने आई है। अगर 40% मतदान हुआ है लोकसभा के 3% के मुकाबले, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की और ग्रास रूट पे नेतृत्व उभर कर आएगा। तो भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर में 1-2 पीढ़ियां लगी हैं, जो घाव लगे हैं 370 में आज़ादी के बाद, तो उस 1-2 पीढ़ियां तो लगती ही हैं साकिब साहब घाव को भरने में। तो मुझे लगता है घाव भर रहे हैं अब धीरे धीरे और जनता आ रही है। यही लोग कुछ कहना चाह रही। नुपुर, मैं बस जल्दी से आ रही हूँ, नजमू भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आप दोनों का रुख करूंगी। जल्दी से रिफत का रुख कर लेते श्रीनगर में अपडेट के साथ। रिफत, देखिए बिल्कुल यहाँ पे काउंटिंग लगातार जारी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार काउंटिंग हो रही है, अलग अलग काउंटिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। नजमू साकिब जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 370 और 35A पे इन्होंने लोगों से वोट मांगे और अगर आज ये जीत जाते हैं तो वो 335A और 370 के हक में लोगों ने वोट दिए, खासतौर से कश्मीर में। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि उन्होंने विकास पे ये इलेक्शन लड़ा और लोगों से उन्होंने कहा कि सड़क, पानी, बिजली और बैकवर्डनेस जो है वो खत्म हो जाएगी और देखना होगा जो नताइज सामने आएंगे वही फैसला होगा कि लोगों ने कहाँ पे किसको वोट दिए। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके से बीजेपी हर मुमकिन ये कहेगी कि अगर वहां कश्मीर से उनको कोई भी सीट यहां नहीं मिलेगी तब भी वो ये कहेंगे कि लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ गए, बढ़ चढ़ पर लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि 2 डिस्ट्रिक्ट खासतौर से शुपियां और पुलवामा में ज्यादा परसेंटेज नहीं रही, बहुत कम वोट्स हुए, लेकिन अगर वहां पे भी कहीं इस वजह से भी बीजेपी को कोई सीट मिलती है तो वो उनके लिए विन होगी। लेकिन बीजेपी लगातार ये भी कह रही है इन चुनावों में नेशनल लेवल तक इन चुनावों को लिया गया, हालांकि ग्रास रूट लेवल के ये इलेक्शन है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हुई, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने भी ट्वीट किए और डीडीसी इलेक्शंस के बारे में कुछ ना कुछ कहा। तो यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। यहाँ पे शहनवाज हुसैन लगातार यहाँ रहे, बाकी नेता यहाँ रहे और उन्होंने लोगों को कहा विकास पे वोट दीजिए। नुपुर कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से नुपुर का रुख कर लेते। नुपुर, देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन को पहले इल इन्फॉर्म्ड करके जब आंकड़े बता दिए गए तो यही जनाब यू टर्न मार के कहते हैं कि फ्रिवलस है। मैं अमिताभ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। लोकतंत्र की जीत तभी होती है जब बढ़ चढ़ के वोटिंग होती है, नहीं तो आप चुनाव ना ही लड़े, अपने अनाउंसमेंट पे खड़े उतरते ना। क्योंकि अगर आपको इस चीज से मतलब ही नहीं है कि कितने लोग आपके पक्ष में या आपके विपक्ष में हैं, जनता जनार्दन से, तो फिर आपका मतलब ही क्या है। लेकिन आप एक बात सुनिए जनाब, वही लोग जो कश्मीर वैली में 32-33% के वोट दिए थे पंचायत में, आज वही कश्मीर वैली में 40 से अधिक वोटर टर्नआउट है। लेकिन एक चीज आपने बिल्कुल सही कही, खैर कोरोना से तो, महामारी से तो पूरा विश्व थर-थर कांप रहा है, पूरा विश्व उससे परेशान है। लेकिन आपने एक चीज बिल्कुल सही, नौकरी का क्या, ये 35A के चलते आप ही के लोग अगर एक जाति के होते तो ना उनको नौकरी मिलती थी, ना उनको कॉलेज और स्कूलों के अंदर जगह मिलती थी। ठीक, देखिए, सबसे पहले ये क्लैरिफाई हमें करना है कि क्या हम पोलिंग परसेंटेज को बेंचमार्क बनाएंगे, और अगर बेंचमार्क है तो 2014 की जो असेंबली इलेक्शंस है जहां पे 60% पोलिंग प्लस होगी, क्या वो बेंचमार्क नहीं है? ठीक है, ये आज पोलिंग परसेंटेज ज्यादा पता किस लिए हुई है नुपुर जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये आपके खिलाफ हुई है, ये आपके हक में नहीं है। आप इसका क्रेडिट मत ले, आप इसका श्रेय मत ले कि लोगों ने वोट डाले हैं, ये आपके खिलाफ मजबूर हुए हैं। दिस इज अ स्टैंप ऑफ डिसेंट अगेंस्ट बीजेपी। जो आपने झूठ फैलाया, जो आपने नफरत फैलाई, नंबर 1 पॉइंट। कुछ भी बोलने वाले लोगों में से क्या बोल रहे हैं आप? लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। आपको जब सूट करेगा आप अपनी बात बदल देंगे, ये कोई डिबेट करने का तो तरीका नहीं है। हमने तो शुरुआती दौर में कह दिया कि भाई वोट किसी के भी हक में पड़े, सराखों पर जनता जनार्दन का डिसीजन है। लेकिन ये कह देना कि 370 के खिलाफ इतना ज्यादा रोष है लोगों में कि वोट गलत है। नहीं, नहीं, आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो गलत है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 2014 के हमारे अर्बन लोकल बॉडी के पोल के, 2005 के लोकल बॉडी पोल के, जहाँ पे पोलिंग परसेंटेज इतनी ज्यादा हाई हुई थी। आप इसका श्रेय मत ले, कश्मीरी ने इससे पहले भी वोट डाले हैं। आप पोलिंग कुछ भी एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। आप दोनों को मैं देखिए रोक रही हूँ मैं अनुराग ढांडा को रोक कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास ताजा अपडेट है। अनुराग,
देखिए बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल एक एक सीट पर किस तरीके से एक एक कैंडिडेट के राउंड वाइज वोट आ रहे हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बेहद साफ तस्वीर नज़र आ रही है कि अगर आप पुलवामा, अनंतनाग या कुलगाम कहीं का भी इलाका अगर आप देख लें तो इंडिपेंडेंट्स को अच्छे खासे वोट मिलते नजर आ रहे हैं और वो फाइट में नजर आ रहे हैं इन तमाम जगहों पर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता था कि अरेंजमेंट दिखाने के साथ साथ कि इंडिपेंडेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि छोटी बॉडीज हैं, 14 उसमें मेंबर्स होंगे। अगर उसका चेयरमैन चुनना है तो किसी भी पार्टी को अगर उसमें बढ़त नहीं मिल रही है, साफ तौर पर बहुमत नहीं मिल रहा है, तो इंडिपेंडेंट्स का बेहद अहम रोल रहने वाला है। और अभी तक की भी अगर आप 32 सीटों का रुझान अगर आप देखेंगे तो उसमें इंडिपेंडेंट्स को 8 रुझान इंडिपेंडेंट्स के पक्ष में जा रहे हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी इंडिपेंडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं और इंडिपेंडेंट इस बात की पहचान है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट JNK के लोग ले रहे थे और इंडिपेंडेंट्स की भरमार थी जिन्होंने पर्चा भरा था। वो अगर रिजल्ट्स में या रुझानों में भी अगर लीड नजर आ रही है तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा नतीजों में। शेषनारायण जी, शेषनारायण जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, नहीं बिल्कुल, जो अनुराग जो बात कर रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर, एक्चुअली जम्मू कश्मीर को विवाद में शुरू में डाल दिया गया और इस 370 की बात श्रीमान जी कर रहे हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं था, तो संभावना में डाला गया। और 35A तो बहुत बाद में जवाहरलाल के रिक्वेस्ट करने पे डॉक्टर निशाद ने उसको व्यवस्था की, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला उसे नहीं दिया जा सकता, उसको टेम्पोररी फेज हटना था। और वो ये हुआ कि फिर जवाहरलाल की डेथ हो गई और उसके बाद बाकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो आज जब 70 साल बाद किसी की हिम्मत पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद, तो उसको जाना था, वो गया। आप 370 की वजह से अगर हैं उसमें, और हम जानते हैं 370 का क्या क्या इन लोगों ने फायदा उठाया, यहीं पे कैश विड्रॉ कर लेते तमाम मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो यहाँ से मदद चाहती थी, उन्हीं फैमिली में रूलिंग फैमिलीज थी। कौन है साहब, बख्शी हैं तो सादिक हैं और अब्दुल्ला का परिवार है, अब ये मुफ्ती का परिवार है, यही सब सीमित हो जाता है, यही दिल्ली में रह के सब लोग ऐशो आराम करते। तो ये सब बातें हमको मत बताइए। सीधी बात है कि पीपल ऑफ कश्मीर जो है इस प्रोसेस में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जमीनी लोग जान पे खेल के, यानी आप देख रहे हैं वहां पे पूंछ में गोली शुरू कर दी पाकिस्तान ने, जैसे ही देखा कि साहब लोगों का पार्टिसिपेशन तो बड़ा है, वो बदमाशी पे आमादा हो गए। तो उन सब बातों का जवाब देना है। इनके 4-5 परिवारों के ऐशो आराम के लिए कश्मीर नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसको उसी रूप में मान्यता देनी होगी। और वो अवाम कश्मीर, पीपल ऑफ कश्मीर जब उसमें शामिल होंगे, हम ये मानते हैं कि 1947 के बले राजा के खिलाफ शेख साहब के नेतृत्व में पूरा कश्मीर एक था, लेकिन बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए इतिहास को आप नकार थोड़े सकते हैं। आज की रियलिटी ये है कि किसी तरह से कश्मीर के लोगों को, इन 5 परिवारों के अलावा जो कश्मीरी हैं उनको शामिल करना है। ये उस प्रोसेस में महत्वपूर्ण कदम है और ये पार्टिसिपेशन हार जीत का मैं तो कल परवाह नहीं करता। हार जीत खुशी की हो, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन कश्मीर की हैसियत को इंश्योर करता है, वही इंपॉर्टेंट। ठीक है। पवन भी इस बीच हमारे साथ है। पवन, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा क्या अपडेट है वहां पर, किस तरीके से गिनती हो रही है, जरा दिखाइए अगर तस्वीरों के माध्यम से। देखिए, हम इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर काउंटिंग जो है वो भीतर चल रही है, बाहर सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। काउंटिंग की अगर हम बात करें तो जम्मू प्रांत के जो अलग अलग जिले मुख्यालय हैं वहाँ पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो जो मतगणना हो रही है उसमें गुपकार जो अलायंस है उसके साथ भाजपा जो है वो पूरी टक्कर के साथ है। दोनों नेक टू नेक फाइट पे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भीतर जो चुनाव पहली बार हुए थे उसे लेकर, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी काफ़ी आगे आ रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार भी काफ़ी संख्या में उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया था और उनको भी जो है काफ़ी लोगों ने उनको वोट दिया था। जो वोट प्रतिशत था वो भी बढ़ा था। तो निर्दलीय उम्मीदवार भी सबसे आगे चल रहे हैं। गुपकार गैंग और गुपकार अलायंस और भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय तीनों अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है इन चुनावों में। लेकिन अगर गुपकार अलायंस की बात करें तो उनको कश्मीर में काफ़ी बढ़त मिलता दिख रही है और जम्मू प्रांत में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। जी, यानी अमिताभ जी, जिस तरीके से देखिए निर्दलीय ज्यादा अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी ने भी देखिए 80 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, 40 पर निर्दलीयों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निर्दलीय लास्ट में एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर सामने आएंगे?
देखिए, निर्दलीय गेम चेंजर हमेशा से साबित होते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दलियों का खुलकर सामने आना। आतंक के साये में चुनाव करवाए गए हैं। आतंकियों की धमकी थी कि जो उम्मीदवार खड़ा होगा उनको भी चेतावनी थी। कई लोगों की हत्या भी हुई है, कई उम्मीदवारों की, आपको याद होगा, कई पंचायत सदस्यों की। जनता के ऊपर था कि अगर आप वोट देने आए आपके ऊपर खतरा है। इसके बावजूद चाहे घाटी हो चाहे जम्मू हो, लोग बाहर निकल कर आए हैं, लोगों ने वोट दिया है। और खासकर 370 के बाद के ये पहले चुनाव है, तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी लोकतंत्र की जीत है। और गुपकार के नेताओं को भी ये मानना पड़ेगा कि कम से कम उनकी पार्टियां चुनाव तो लड़ रही हैं, लोकतंत्र में उनकी आस्था है, तभी तो यहाँ लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। रिफत ने पहले भी बताया कि तमाम, अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वो वहाँ जाकर बैठे रहे हैं, चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे। बीजेपी के तमाम आला नेता जो उस इलाके से हैं वहाँ जुटे रहे चुनाव में। तो एक तरह से इसको युद्ध की तरह चुनाव को भी लिया था, और एक आतंक को भी एक झटका है, और दूसरा ये लोकतंत्र की ताकत है, और तीसरी और सबसे अहम बात है लोगों का 370 हटने के बाद खुलकर वोट देने आना। ये भी दिखाता है कि लोकतंत्र में आस्था बढ़ रही है। लेकिन देखिए नुपुर, सवाल यहाँ पर ये सबसे बड़ा बना हुआ है कि कांग्रेस, क्या बीजेपी की प्राथमिकता यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस के वोट शेयर से ज्यादा वोट शेयर पाना है, ये प्राथमिकता के तौर पर बीजेपी ने इस चुनाव को लड़ा? क्योंकि 400 से ज्यादा कार्यक्रम बीजेपी ने यहाँ पर किए, कई बड़े नेता उतार दिए गए, एजेंडे एकदम राष्ट्रीय स्तर के रखे गए। किस तरीके की प्लानिंग थी, और जो अभी फिलहाल रुझान दिख रहे हैं उससे क्या खुश है बीजेपी? देखिए, फिलहाल तो मैं आपको तो बताऊंगी बहुत जल्दी है कुछ भी जग जाहिर करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर वैली में कहीं पे भी जगह बना लेना बहुत बड़ी चीज होगी। मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, 2014 में लगभग 1.5% हमारा वोट शेयर था, और 2019 के अंदर 2.9% वोट शेयर था हमारा वैली के अंदर। तो अगर हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं तो हमारे लिए तो एक तरीके से एक, आप लगा लीजिए, एक फ्रेंचाइज जो एक इंसान एक्सरसाइज करते हैं, तो एक मत लग गया कि हाँ, हम आपके निर्णयों से खुश हैं। क्योंकि आप कुछ भी कह लीजिए, ये बात कोई नहीं झुठला सकता कि धारा 370 की जगह की चलते 2 नहीं 3 ऐसे डायनेस्टिक परिवार थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपने पिताजी की बिल्कुल जागीर समझ रखी थी। उसके चलते सारा जमीन, और ये आपको पता है जो लैंड स्कैम, जो पूरा का पूरा मामला अब जो वहां पे उच्च न्यायालय में चल रहा है, किस तरीके से चीफ जस्टिस के बेंच ने उसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो आप सारी जमीन सिर्फ 2 परिवारों के बीच में बांट ली गई। सारी जमीन, मतलब कोई आम इंसान अपने लिए जमीन नहीं खरीद सकता, घर नहीं बना सकता, बाहर तो छोड़िए, पैसे से के चलते उसी जगह की बेटी अगर बाहर शादी कर ले, वो अपनी जमीन को अपना हक नहीं जमा सकती। वहां के रहने वाले लोग ना कॉलेज में पढ़ सके, ना सरकारी नौकरियों में अप्लाई कर सके। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को अफेक्ट कर देती हैं, आपकी तो जिंदगी तबाह करती ही करती है। तो आप समझिए कि जो ये बेसिक चीज पे, आपके बेसिक अमेनिटीज पे इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक विद वन स्ट्राइक ऑफ 370 एब्रोगेशन एंड 2 बिल्स एंड बाइफर्केशन, तो कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा लोगों की जिंदगी में। ऑब्वियसली जो भी बजट में, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे हॉस्पिटल्स हो, जो भी अनाउंसमेंट है वो तो हुए हैं, जो वहां पे जो काम चल रहा है चल ही रहा है। लेकिन एक तरीके से कमर्शियलाइजेशन, एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन, एक तरीके से एक आम जिंदगी एक मेन स्ट्रीम में लाना वहां के लोगों को, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो बीजेपी उस पर काम बरकरारी से करती आ रही है पिछले 6 साल से। लेकिन स्टेशनर जी, क्या जिस तरीके से ये नुपुर बता रही हैं, आपको तैयारी बीजेपी की ऐसी ही लगी? क्योंकि 400 से ज्यादा बड़े बड़े कार्यक्रम, राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर रखना, और वहां अनुराग ठाकुर का पहुंचना, ये क्या रणनीति? आपको सिर्फ यही लग रहा है कि वोट शेयर ही अपना बढ़ाए, या प्लानिंग बहुत बड़ी थी, अब जो भी रिजल्ट आए वो कबूल है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर वैली में बाकायदा डंकी की चोट पे कैंपेन किया इन लोगों ने। जहां बता रही हैं आपकी बीजेपी प्रवक्ता साहिबा, ये 1% 1.5% जहां वोट मिलता था, वहां पे इनके लोग कैंपेन कर रहे हैं। तो वो पीपल ऑफ इंडिया है भाई, वो भारत की मुख्य अपोजिशन पार्टी है, और उसको आप एक जगह से बायकॉट नहीं रख सकते। तो वो है, और उसमें जाहिर है 400 मीटिंगें अगर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में, तो फिर बहुत गंभीरता से लिया ही। और उन्होंने अपने शाहनवाज साहब को वहां भेजा, और सारे लोगों ने मेहनत की, और उसमें कोई दो राय नहीं करना चाहिए। क्योंकि यही बात अगर विलय के बाद 1947 में विलय के बाद अगर यही बात की गई होती जो आज नेशनल दिल्ली की पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी और इनके जो पहले वाले हैं श्री कांग्रेस, अगर इन्होंने वहां पे फ्रेंड्स न बनाए होते, पीपुल को इन्वॉल्व किया होता, जो गलती बेसिक हुई है शेख साहब,
ने आजादी के पहले बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ी थी और ही वॉज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। वो कश्मीर के पाकिस्तान जाने के खिलाफ थे, जबकि राजा उनके पक्ष में थे, तो वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद उनको आप उनके बेटे को और उनके पोते को सबको आप सत्ता देते जाएं, ये गलत कर रहे थे। और यहीं से मामला गड़बड़ा गया और एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ, मुफ्ती साहब को बनाया गया 1989 में, होम मिनिस्टर बना दिया गया, तो मुफ्ती साहब ने अपना खानदानी अपना वंश शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें नहीं होनी है। वहां पे जो पीपुल हैं, बल्कि ये जो एक कुंडली मार के बैठे हुए लोग हैं, ऐसे ज्यादातर लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ की जिंदगी है, तो पीपुल ऑफ कश्मीर का किसी ने परवाह ही नहीं की, उनको उनके हवाले छोड़ दिया गया। और इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। वहां के लोग जो वहां रहते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, मिनिस्ट्री में वो आएंगे, तो वो डिसीजंस अपने कश्मीर के हित में लेंगे और ये लोग तो अपने हित में लेते हैं। तो इस सबसे बड़ी इस चुनाव की मेरे समझ में जो आता है, जितना कश्मीर में समझता हूँ और मैं ठीक ठाक समझता हूँ कश्मीर। ठीक है शेषनारायण जी, जरा रुकिए, एनसीपी सांसद से हमारे सहयोगी ने खास बात की है, जरा सुन लेते हैं। डीडीसी चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और इनमें गुपकार अलायंस बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद अकबर लोन है, एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी हैं। सर, किस तरीके से आप इन रिजल्ट्स को देख रहे हैं? जहाँ तक आज के रिजल्ट्स का ताल्लुक है, हमें अपनी जगह पूरी उम्मीद है कि हम लोगों में एक अच्छी खासी जगह बनाए हुए हैं और लोगों ने हमें वोट देकर हमें इन चुनावों में कामयाब बना दिया है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें 90% सीट्स हमारे को मिलेंगे और मोर देन 90% हमारे को मिलेंगे। और जहाँ जहाँ भी ये इलेक्शन आज की डेट में हो गए हैं, वहाँ से हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो कामयाब नजर आ रहे हैं। सर, बीजेपी का कहना है कि गुपकार गैंग है ये और कांग्रेस भी छुप छुप के साथ दे रही है इनका, लेकिन बीजेपी अपने आप में यहाँ पर आई है और बहुत एक मेजर अचीवमेंट मान रही है। देखिए, बीजेपी के लिए ये वाकई मेजर अचीवमेंट है इन द सेंस कि इस जम्मू कश्मीर में स्पेशली कश्मीर में बीजेपी का नाम निशान तक भी नहीं था। अब बीजेपी वाले यहाँ आ गए, उन्होंने अपने झंडे खड़े कर दिए, उन्होंने अपने कहीं कहीं कोई ज़रख़ीर नुमाइंदा भी अपना बना दिया, तो उनको लिए वो इसको अपना जीत ही मान लेंगे। लेकिन ओवरऑल में जो लगता है कि ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही धीरेना पार्टी है और इसके पीछे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो उसकी पार्टी मानी जाती है और इस वजह से यहाँ के लोगों को इस पार्टी के साथ ज़्यादा दिलचस्पी है। सर,